पूरे उत्तराखंड में एक अनोखी बिल्डिंग है और ग्रीन बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, और सबसे पहली बिल्डिंग है उत्तराखंड की जी। और एशिया की भी एक बड़ी यूनिक बिल्डिंग है क्योंकि ये गुफा की शेप में है। संस्थान को जीरो वेस्ट आप लोगों के सहयोग से बनाना चाहते हैं जी। और निश्चित रूप से जब तक ये कम्युनिटी रेडियो है, जब तक हम लोग हैं, तो आपको पूरा सहयोग संस्थान की ओर से और रेडियो की तरफ से मिलेगा। ऐसा मैं बल्कि स्टूडेंट्स की तरफ से, जितने स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में, तो इस ग्रुप का निर्माण किस तरीके से हुआ? 2 डिग्री या 4 डिग्री से ऊपर चला गया तो बड़े भयावह प्रोग्राम होंगे और अर्थ हमारी इरिवर्सिबल मोड में चली जाएगी। जैसे NIVH में भी हमारा आने का पर्पस यही है, जो हमने अभी तक 4 यहाँ पे कैंपेन कर दी है, उसका पर्पस यही है। नमस्कार, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूं गौरव आप सभी के साथ और अतिथि एट NIVH हेलोदून। इस कार्यक्रम में आज के हमारे अतिथि हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, ये हैं आशीष गर्ग सर, इको ग्रुप से। वैसे जब भी इनका नाम लो तो डॉक्टर मुंह से अचानक ही निकलता है, लेकिन फिर भी ये इस इको ग्रुप के और जो भी चीजें, जो भी प्रोग्राम्स इनके द्वारा चलाए जाते हैं, ये उसके डॉक्टर ही हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद गौरव, और NIVH हेलोदून का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए जी। और अब सर शुरुआत करना चाहेंगे, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में बताइए। गौरव जी, मैं आशीष गर्ग मेरा नाम है और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ जी। और उसके बाद मैंने ONGC में करीब 30 साल काम किया, 30 साल से ज्यादा। और उसमें जैसे भी ONGC के रिलेटेड जितने भी हमारे कार्य होते हैं आप समझ ही सकते हैं, वो सब किए। और 2-3 जो महत्वपूर्ण काम हमारे रहे, जैसे गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमने बनाए जी। एक हमने ग्रीन बिल्डिंग भी बनाई जो पूरे उत्तराखंड में एक अनोखी बिल्डिंग है और ग्रीन बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, और सबसे पहली बिल्डिंग है उत्तराखंड की जी। और एशिया की भी एक बड़ी यूनिक बिल्डिंग है क्योंकि ये गुफा की शेप में है, तो कभी आप लोग आए तो आपको भी हम दिखा सकते हैं जी। और एक हमने यहाँ पर ONGC ऑयल म्यूजियम भी बनाया है देहरादून में। तो ONGC में तो मेरा ये रहा, लेकिन मुझे ये लगता था कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या जो भी आज की डेट में जितना भी काम हो रहा है डेवलपमेंट का, इसमें एक सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। और जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी तो जो डेवलपमेंट है उसके कई निगेटिव प्रभाव हमारे नेचर पे या इकोलॉजी पे पड़ते हैं जी। तो वो हमको जानना जरूरी होता है। तो जब इन कंस्ट्रक्शन के करते करते मेरा सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली अप्रोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा जी। तो उसके बाद जितनी भी कंस्ट्रक्शन हम करते थे उसमें वो वाला कंपोनेंट जरूर डालते थे। तो जब इसी के चलते हुए हमने जो इको ग्रुप का जब हमारा एक विचार बना तो वही सब हम कॉन्सेप्ट इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो चाहे आप उसमें क्लाइमेट चेंज से एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, उससे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, या वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा एक हमारे पूरे स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, बड़ा एक मिनस है हमारे पूरे भारत के लिए जी। तो उसमें भी हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारे ब्रॉडली हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो साइंटिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, रिसर्चर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। तो उन सबको मिलके हम लोग कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं और हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो ग्राउंड लेवल पे हो जी, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल लोग अपने घर पर ही उन चीजों को कर पाए जिससे हमें पर्यावरण को सुधारने में मदद मिले जी। इतना सब कुछ सर आपने बताया। इसी में आपने बात की थी ONGC में आप लोगों के द्वारा निर्मित एक ग्रीन बिल्डिंग की, जो कि बहुत यूनिक और अनोखी बिल्डिंग है जी। वैसे तो इसका दर्शन यदि कोई वहां जाकर के करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी आपकी वाणी से अगर हम इस बिल्डिंग के बारे में सुन सकें, जान सकें जी। मैं आपको गौरव जी बड़ा संक्षेप में बताता हूँ कि ग्रीन बिल्डिंग नाम से इसका कोई ऐसा नहीं होता कि कलर की वजह से इसको कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हम नॉर्मल बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो जो हमारी जो एनर्जी कंजप्शन करती हैं वो 40% के करीब एनर्जी कंजप्शन उसमें होता है जी। और बनाने में भी होता है। तो यदि इतना एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यदि देश की बात कर लें तो देश में कितनी बिल्डिंग हमारी सालाना बन रही हैं या बन चुकी हैं। तो क्यूमुलेटिव यदि आप बात करें तो कितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती होंगी। तो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। ग्रीन बिल्डिंग क्या करती है कि कम से कम उसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं जैसे पानी है, आपका
बिजली है, बिजली मतलब हम सनलाइट लेने की कोशिश करते हैं उसमें, या विंड वेंटिलेशन बहुत उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं जी। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करने की उसमें कोशिश करते हैं, बट सस्टेनेबली। ऐसा नहीं कि हमने पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको यूज ही किए जाएं और उसको रीयूज ना करें। तो वो मतलब एक डिटेल कॉन्सेप्ट है। तो उसमें हमें नेचुरल, जैसे मैंने बताया, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा प्रबंधन होता है। साथ ही साथ उसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं तो वो हम जो नेचुरल होते हैं उनको कम से कम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो रिसाइकल्ड मटेरियल उसमें यूज किया जाता है। और ये ग्रीन बिल्डिंग जो होती है इसमें स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि देखिए, यदि जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं बिल्डिंग में, या जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं, यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो काम भी अच्छा करेंगे और खुश रहेंगे। तो कहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग में रहने से जो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ जाती है जी। तो ये ग्रीन बिल्डिंग अब किस तरीके से इसको प्लान किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से इसे ऑपरेट किया जाए, तो ये पूरा ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में आता है। और ये बहुत बड़ी एक अपने आप में ब्रांच है, और जिसमें अंदर घुसने के लिए एक बड़ा मतलब लंबा डिस्कशन चाहिए, लेकिन ब्रॉडली इस तरीके से ही होता है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होती है, और इसमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, 10 से 15%, लेकिन वो जल्दी ही 4-5 साल में उसको रिकवर कर लिया जाता है, और उसके बाद ये बड़ी सस्टेनेबली अपने आप चलती है जी। तो इसमें ओवरऑल जो इसकी लाइफ साइकिल की बात करें पूरे टेन्योर की, इसमें बहुत ज्यादा सेविंग हो जाती है एनर्जी की। तो यही हमें आज की जरूरत है। तो ये क्लाइमेट चेंज से जो लड़ने की बात हो रही है, उसमें ग्रीन बिल्डिंग्स का ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है, और हम सबको भी अपने घरों में कुछ ना कुछ ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट लागू करने चाहिए। जी सर, इसमें मतलब कुल मिला के सब प्लास्टिक वेस्ट और जो वेस्ट चीजें होती हैं वो सब यूज करते हैं आप? हाँ, प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई चीजें भी यूज होती हैं। जो आपके अब वुड है, जैसे लकड़ी एक बार आ गई, उसके बाद उसमें लकड़ी को फिर ओरिजिनल फॉरेस्ट से लाके यूज नहीं किया जाता। उन्हीं के जो मान लीजिए उनका कुछ डेब्रिस है, वुड के चिप्स होते हैं, उन्हीं जैसे वेस्ट प्लाई वगैरह उन्हीं को मतलब रिसाइकिल करके यूज किया जाता है जी। तो तब जितना ज्यादा आप उसको ऐसा रिसाइकिल प्रोडक्ट यूज करेंगे, उतना ही आपकी ग्रीन बिल्डिंग के करीब आप जाएंगे। क्योंकि आप उसके लिए कोई वनों को नहीं काट रहे हैं या पेड़ों को नहीं काट रहे हैं ना। जी जी। सो और जो है मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बताया, यहीं से कहीं ना कहीं जो है आपके इस इको ग्रुप की नींव पड़ी। तो इस ग्रुप का निर्माण किस तरीके से हुआ? हाँ, देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब एक हमें जो भी हमारे साथी लोग हैं, जब एक उस डायरेक्शन में सोच रहे थे, देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पता ही है। हमारी अर्थ जो है, मदर अर्थ, वो धीरे धीरे वार्म हो रही है जी। अभी उसका एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री से ऊपर चला गया है। जो आपका 1890 में हुआ करता था, उससे 1.1 डिग्री ऊपर चला गया है। तो उसके बहुत बेहद खतरनाक प्रभाव होने शुरू भी हो गए हैं। और यदि इसे रोका नहीं गया और ये 2 डिग्री या 4 डिग्री से ऊपर चला गया, तो बड़े भयावह प्रोग्राम होंगे और अर्थ हमारी इरिवर्सिबल मोड में चली जाएगी। इरिवर्सिबल का मतलब फिर हम उसको वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला पाएंगे। अभी वो चांस है। तो इसलिए हमको अर्थ को कूल करना पड़ेगा। अब गर्म कैसे हो रही है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इमिशन हो रहा है, मीथेन का इमिशन हो रहा है, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और भी हैं व्हीकल से, जैसे आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है जी। तो हमने ये वाला जो क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट था, ये तो हमारा था ही, लेकिन साथ साथ हमने जब एक वेस्ट मैनेजमेंट है, इससे भी काफी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, जिसमें मीथेन प्रमुख है, जो आपका गीला कचरा निकलता है। तो जब हम लोग अपनी कॉलोनी में रहते हैं, केवल विहार कॉलोनी से हम लोग, तो हमने एक प्रयास ये शुरू किया कि क्यों ना हम अपने घर के कचरे को इस तरीके से प्रबंधन करें कि जो वो लैंडफिल में ना जाए, या आपके घरों से निकल के वो नदी नालों में या जानवरों के पेट में जाके या और जमीनों को दूषित करता है या जलता नहीं है। तो उसको हमने कोशिश की। और सेग्रीगेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो जो हम यहाँ पर भी आप सब लोगों को बताते हैं। मतलब यदि हम कूड़े को कूड़ा ना समझ के उसे रिसोर्स समझे और अलग अलग करना शुरू कर दें, तो उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, और कुछ लोग यदि चाहें उससे आमदनी भी हो सकती है। तो जब हम लोगों ने ये प्रयास किया तो देखा हमारे घर से, ना केवल हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा
कम होता चला गया और बल्कि हमें मतलब एक आराम हो गया। जो लगता था कि नगर निगम की गाड़ी का वेट करना पड़ता है और हमें एक ये फीलिंग आई कि देखिए हम एक अपने शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान कर रहे हैं जी। तो इससे हमारे इको ग्रुप का हमें एक कॉन्सेप्ट आया है और हमने जब किया तो एक कंपटीशन हुआ था यहाँ पर जो दून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने किया था जी। तो उन्होंने जब कंपटीशन किया सब RWA और जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सबका हुआ था उसमें हम लोग प्रथम आया हमारी कॉलोनी केवल विहार कॉलोनी। तो हमें बड़ा उससे मनोबल बढ़ा हमारा। तो हमने कहा क्यों ना जो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है इसको हम आगे बढ़ाएं और पूरे शहर में लोगों को बताएं कि आप अपना कूड़ा प्रबंधन कीजिए घर में जी। तो उससे आपका जीरो वेस्ट की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो जैसे NIVH में भी हमारा आने का पर्पस यही है। जो हमने अभी से 4 यहाँ पे कैंपेन कर दिए हैं उसका पर्पस यही है कि हम इस संस्थान को जीरो वेस्ट आप लोगों के सहयोग से बनाना चाहते हैं जी। और निश्चित रूप से जब तक ये कम्युनिटी रेडियो है, जब तक हम लोग हैं, तो आपको पूरा सहयोग संस्थान की ओर से और रेडियो की तरफ से मिलेगा। ऐसा मैं बल्कि स्टूडेंट्स की तरफ से जितने स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में, अभी उसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कार्यक्रम के बाद, कह लीजिए या जो भी है। बच्चों का बहुत अच्छा इस तरफ में रुझान बढ़ रहा है। बहरहाल हम बात करेंगे आगे कि आप क्या मानते हैं जो आपका ये ग्रुप चल रहा है। वैसे ये सवाल काफी आगे अगर हम देखें तो होना चाहिए था। आप क्या मानते हैं जो ये ग्रुप चल रहा है, आप पर्यावरण संरक्षण में किस तरीके से इसको हेल्पफुल मानते हैं? तो देखिए जैसे यदि वेस्ट आपके घरों से निकलना कम हो जाएगा, लैंडफिल में नहीं जाएगा या जलेगा नहीं या नदी नालों में नहीं जाएगा तो आपने एक पर्यावरण की काफी हद तक एक रक्षा कर ली। क्योंकि आपको पता ही है इससे कूड़े से कितना भयंकर इससे नुकसान होते हैं जी। ये हमारी खेती की जमीन को नष्ट कर रहा है, हमारी बड़ी स्वच्छ वायु जो मंडल होता है उसको प्रदूषित कर रहा है। यहाँ का AQI लेवल काफी बढ़ गया है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। जो 40-50 का होना चाहिए आज की डेट में 120-130 रहता है। बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए भी। जी जी। तो एक तो ये वेस्ट मैनेजमेंट की हमारी जो कार्यविधि है इसीलिए हमने इसको पकड़ा क्योंकि ये घरों से ही हो सकती है। दूसरा अब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस गैसेस हमने बताई उसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि आप पेड़ लगाएं और पेड़ों को बचाएं। देहरादून में देखिए आसपास काफी ग्रीनरी है, शहर में काफी कट गए हैं, विनाश हो गया और आप देख भी रहे हैं कई हीट आइलैंड बन गए हैं यहाँ पर। तो अब यदि हमारे को यही कोशिश करनी चाहिए कि जितने पेड़ बचे हैं उनको बचाएं, मतलब बचे हुए उनको कंजर्व करें और साथ ही साथ हमें और ज्यादा जंगलों को और जो हमारे शहर में कई बड़े बड़े पेड़ लगाने पड़ेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का वो नेचुरल एब्जॉर्प्शन करते हैं। जी। तो हम पेड़ भी लगाते हैं और पेड़ों को बचाने का भी प्रयास करते हैं। साथ ही हम कुछ स्मार्ट एक्टिविटीज भी करते हैं। स्मार्ट एक्टिविटीज में इस तरीके की एक्टिविटीज हैं कि जिसमें आपकी कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो। तो हम जैसे सोलर लाइट्स हैं आपकी, और जो दूसरे भी जो स्मार्ट प्रबंधन होते हैं वो बहुत एक अलग ब्रांच है उसकी। तो यदि आप वो करेंगे तो उसमें आपका एनर्जी कंज्यूम होगा। तो हम उसमें भी एडवाइस करते हैं। वाटर कंजर्वेशन पे हम काम करते हैं। देखिए आने वाले क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट भी है और ऐसा भी है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। जो बहुत अच्छा रहता था देहरादून में एक समय में भी काफी नीचे चला गया है। जी जी। तो एक टाइम ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देहरादून में पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। तो हमें वाटर कंजर्व करना पड़ेगा, वाटर को रिसाइकिल करना पड़ेगा, वेस्ट कम करना पड़ेगा। जी तो हम लोग इस पे भी काम करते हैं। तो ये ब्रॉडली अभी इन 3-4 एरियाज में हम काम करते हैं। तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि जब तक हम मतलब हमारा ग्रुप इस पे काम करता रहेगा तो इसके कुछ प्रभाव, अच्छे प्रभाव जो कह सकते हैं आने भी शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे हमारा ग्रुप बढ़ेगा और जो बड़ी एक्टिविटीज हमारी चलती चलेंगी तो हमें लगता है कि कम से कम हम जिस शहर में रहते हैं उसमें एक अच्छा काम कर पाएंगे। जी। ये भी काफी अच्छा आपने जो है पहल शुरू की है। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपने इस कॉलोनी से और इस प्रयास को इतना आगे बढ़ाने तक की जर्नी आपकी कैसी रही? कहाँ से आपको कैसा कैसा सपोर्ट जो है मिला? देखिए गौरव जी, जब कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पर हमको सपोर्ट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, एक आशंका सी रहती है। लेकिन यहाँ पर मतलब मैं कह नहीं सकता कि जितना एंथुजियास्टिक सपोर्ट यहाँ पर है मेरे ख्याल से हमें किसी कॉलोनी या किसी इंस्टीट्यूट से इतना नहीं मिला जी। और यहाँ के मैं सबकी तारीफ करूंगा। आप बच्चों की तो कहने लायक नहीं है। आप लोगों ने
बड़ी स्फूर्ति से और जैसे कहते हैं ना बड़े इंथुसियास्टिकली उसको जो भी हमने आपको बातें बताई ग्रास्प किया और वो कर भी रहे हैं आप लोग। और साथ ही जैसे अब हेमा मैडम है यहाँ पर आपकी और चेतना मैडम है या आपके डायरेक्टर साहब ही हैं, उनसे हम जब मिले वर्मा सर से, उन्होंने भी बहुत अच्छा इस प्रयास को बताया और उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट करने का हमको बताया, क्योंकि हम इस कैंपस को जीरो वेस्ट बनाते हैं। तो देखिए आज हम 4 या 5 हम 5वीं करने शुरू करने जा रहे हैं आज और भी करेंगे। तो होपफुली हमारा ये प्रोग्राम है कि 6-7 महीने में यहाँ की सूरत बदल जाए और ये कह पाए कि NIVH जीरो वेस्ट की तरफ काफी आगे बढ़ गया है। तो ये आप लोगों का ही सबका सहयोग है। आप समझ सकते हैं यदि आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ये केवल आप लोगों की वजह से ही आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारी पूरी टीम आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती है। यहाँ के अलावा सर और इंस्टीट्यूट्स में या और जगह पर क्या क्या कैसा कैसा कहीं से मतलब सभी जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा या कुछ ने इसको नेगेटिव में भी लिया? देखिए ऐसा होता है गौरव जी, ये तो एक प्रैक्टिकल बात है। जो हर तरीके के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पर हमारा ये मानना है, हमने करीब 100 से ऊपर यहाँ पे कैंपेन्स किए हैं अलग अलग आर्ट पूरे देहरादून में भी। हाँ पूरे देहरादून में हम स्कूल्स में भी जाते हैं, बच्चों के पास भी जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं। जनरली जितनी भी यंग जनरेशन है वो और विमेन ग्रुप्स जो हैं या जो युवा लोग हैं वो बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा क्योंकि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये इसके पीछे एक बिहेवियरल साइंस है, क्योंकि हमारी आदतें जैसे एक बार पड़ जाती हैं तो उन आदतों को बदलने के लिए हमें टाइम लगता है। तो जो यंग बच्चे होते हैं, आप जैसे बच्चे जो होते हैं, वो एकदम अडेप्ट करके और समझते हैं पर्यावरण के प्रति या जिसके लिए हम ये करना चाह रहे हैं उसको एकदम ग्रास्प करके उसको उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ एज ग्रुप के बाद, मैं सबको मैं कह नहीं रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन एक थोड़ी रिजिडिटी आ जाती है। तो उसी रिजिडिटी को हमें धीरे धीरे बदलने की जरूरत है। तो ऐसा होता है कि जब वो अपने आसपास देखते हैं कि ये लोग कर रहे हैं और जब हम घर पे कूड़ा अपना प्रबंधन करने लगे, उससे ना केवल पर्यावरण का नुकसान कम हो गया बल्कि हमारे घर पे कूड़ा भी कम हो गया और डिपेंडेंसी कम होगी नगर निगम की, तो वो लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं जी। तो इसलिए हमने जैसा बताया, हमने जहां जहां भी कैंपेन्स किए हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और नगर निगम भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमको अच्छा सपोर्ट देता है, रिकॉग्नाइज करता है और हम जहां जहां काम करते हैं हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें भी उससे मनोबल बढ़ता है और आप लोग, हमें केवल आपका मनोबल, जब आप लोग हमसे जुड़ते हैं उससे ही हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो हमारा तो अभी तक ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जहां जहां हम गए जी। सो इसके अलावा सर इसमें जो आप जो कूड़ा या जो वेस्ट जो आप कलेक्ट करते हैं, ये सिर्फ आप प्लास्टिक वेस्ट लेते हैं या लकड़ी या कागज ये सब चीजें भी रखते हैं? देखिए गौरव जी, ये बड़ा सिंपल है। जैसे लकड़ी है या आपका कागज है, ये तो देखिए आपके यदि संस्थान में या आप किसी कॉलोनी में रहते हैं या घर पे रहते हैं, ये तो कबाड़ी आपके यहाँ से ले जा लेगा। लोहा है, कांच है, कांच की बोतलें हैं, ये तो प्लास्टिक के, इवन प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, बड़ी बड़ी जो आपके तेल के डब्बे आते हैं, शैम्पू की बोतल, ये कबाड़ी आपसे ले ही लेते हैं किलो के साथ ले लेते हैं। प्रॉब्लम हमारी जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक है उसको हम MLP बोलते हैं, मल्टी लेयर प्लास्टिक जी, जिसमें आपको जैसे हम बताते रहते हैं कि चिप्स के पैकेट हो गए। मल्टी लेयर प्लास्टिक से मतलब ये हो गया कि कई लेयर्स में वो प्लास्टिक उसका निर्माण होता है उस पैकेजिंग का। जैसे अंदर आपने महसूस किया होगा कि एक चमकीली सी पन्नी होती है और बीच में उसके जो सब लिखा होता है छपाई हुई होती है, जैसे अंकल चिप है, मैगी है, और बाहर एक पतली ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है। तो इनको ये कंप्रेस करके बनाते हैं जिससे ये पैकेजिंग अच्छी रहे। लेकिन अब इसकी रिसाइकलिंग भी नहीं हो पाती, ना रीयूज हो पाता है, तो ये वाकई में प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है। बाकी चीजों का तो जैसे मैंने बताया रिसाइकिल रीयूज होने के बहुत अच्छे चांसेस है, होते भी हैं, लेकिन MLP का नहीं हो रहा था। इसी के लिए हमने ये जो इको ब्रिक का कॉन्सेप्ट निकाला। उसमें जैसा आपने महसूस किया ही होगा कि घर का जो भी कूड़ा होता है प्लास्टिक वेस्ट, जैसे पॉलिथीन या जो पैकेजिंग या ये सब जो आ रही है आपकी, तो वो उसमें हम कॉम्पैक्ट करके भरते हैं तो वो एक इको ब्रिक की शेप ले लेती है जी। और करीब एवरेज देखा जाए तो एक 4 मेंबर्स की फैमिली में 20 से 22-25 दिन का कूड़ा उसमें प्लास्टिक वेस्ट समा जाता है। तो वो जो आप समझ सकते हैं 20-25 दिन का कूड़ा एक ब्रिक में, एक जो हम बोतल लेते हैं, 1 लीटर की बोतल लेते हैं जी।
अब आप समझ सकते हैं यदि वो नहीं करते हम तो वो कूड़ा कहाँ जा रहा था किसी को पता नहीं है। हम तो सोचते हैं हमने अपने घरों में साफ कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया, शायद वो ठीक ही जगह जा रहा होगा। लेकिन आपको जैसा मैं बार बार बताने की, ये समझाने की कोशिश की हमने कि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, उसको जानवर खाते हैं, उनके पेट में जाता है, उनकी डेथ होती है, या कोई जला देता है तो हमारी एक्यूआई खराब होती है। नदी नाले जो यहाँ की बिंदाल और रिस्पना है वो चोक्ड है इस प्लास्टिक वेस्ट से, भरी पड़ी है। सिमिलरली यदि किसी तरह वो लैंडफिल में चला भी जाता है तो लैंडफिल में भी ये जाके वहां की जो आसपास की जमीन को खराब कर रहा है। तो अब जैसे गीला कूड़ा होता है, जो गीले कूड़े की बात होती है, उससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, वो भी बहुत ग्रीन हाउस गैस है बड़ी तगड़ी। तो उसको भी हम खाद बना सकते हैं, ये भी हम एजुकेशन देते हैं। तो जब हम एक बार, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम घर पे उसको कूड़े को अलग अलग कर लें, सेग्रीगेट कर लें। तो गीले कूड़े को जैसे बताया, सब्जियां वगैरह छिलके की हम खाद बनाने को प्रेरित करते हैं। तो वो इससे क्या होता है कि कूड़ा जो लैंडफिल में या जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण को जो दूषित कर रहा है वहां जाने से बच जाता है। जी, अब मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे आपने 4 कैंपेन्स यहाँ पे किए, NIPVD में किए, और 5वां आज आप एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ कैंपेन करने के बाद? हाँ, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, और हम जब प्रोग्राम करते हैं उसके बाद में एक बड़ा निसंकोच सवाल पूछते हैं कि क्या आप आगे इसे करेंगे। तो जो हमें रिस्पांस आप लोगों से मिलता है उसको देख के हमें लग जाता है कि आप लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिव लेके पर्यावरण को, जो एक हम वेरियर्स हैं बेसिकली, हम सब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, या जो क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी हमारे सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई है, उसको बचाने के लिए आप एकदम तैयार रहते हैं। तो आपके रिस्पॉन्स से हमें पता चल जाता है कि ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और हम, अब क्या होता है, वो तो एक हमारी टॉक्स हुई या समझाने की बात हुई, अब हम ग्राउंड लेवल पे भी उस पर काम करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के वेस्ट हैं, जब आप घर में सेग्रीगेट कर लेंगे तो उनका क्या करेंगे। तो हमारी अब नेक्स्ट स्टेज, जब ये एक बार सारे हम एरियाज कवर कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कॉलोनी में जो विमेन्स हैं उनको कवर किया, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं हॉस्टल्स में जाके हमने उनको बताया, एक जनरल वर्कशॉप हमने की जिसमें आपके टीचर्स वगैरह भी थे, सब थे। जी। और आज जैसे हम जो यहाँ के सफाई कर्मचारी और माली गार्डनर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके हम हर एक सेगमेंट के साथ NIVH के उनको एजुकेट कर रहे हैं। उसके बाद हम ग्राउंड पे काम करेंगे। जब वो सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा तो कुछ काम हम ऐसे करके दिखाएंगे जिससे एक वो आ जाएगा कि ये देखिए इस तरीके से कूड़ा मैनेज किया जा सकता है। जी, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों से आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में अपनी? देखिए गौरव जी, संदेश यही है कि हम लोग, हमारी जनरेशन ने डेवलपमेंट किया, वो भी बहुत जरूरी था, कन्वीनियंस, रोड्स बने, बिल्डिंग्स बनी, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। लेकिन इस दौड़ में जो हमें कहीं ना कहीं हमने इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन अब उसको पीछे हम नहीं देखें, अब आगे हमें ये देखना है। तो आगे देखने के लिए, इसको हल करने के लिए या इसको सुधारने के लिए यंग जनरेशन ही, जो आप जैसे लोग हैं, वो ही इसको कुछ कर पाएंगे। तो हमारा अब ये एक प्रयास यही रहता है कि कम से कम जो हमसे गलती हुई वो हम एक दोबारा वो रिपीट ना हो। तो अब उसको हम एक अच्छे तरीके से इको फ्रेंडली मैनर में उसको सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी वर्ड आया है कि वो हम धरती से उतना ही लें जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं जी। और कोशिश ये करें कि हमारी जितना हम लें उससे ज्यादा हम धरती को देने की कोशिश करें जी। तो यही प्रयास हम करना चाहते हैं जी। इसी को हम सस्टेनेबिलिटी भी कहते हैं। ये तो रहा आपकी ओर से, लेकिन आप जनता से, हमारे श्रोताओं से इस विषय पे और इस मुहिम से जुड़ने के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं छोटी छोटी 3-4 आपको टिप्स दे सकता हूँ जनता को। देखिए, घर में आप एनर्जी जरूर सेव कीजिए। एनर्जी से मतलब जब आपकी बिजली है तो उसको कम से कम यूज कीजिए। जब आप एक कमरे में बैठे हो तो तभी बल्ब जलाएं, बाकी बंद रखिए। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये बिजली बनती है एक फॉसिल फ्यूल से बनती है, जिसमें कोयला या दूसरे फ्यूल जल के बनती है। तो उसको हम कम करेंगे तो वो उत्सर्जन भी कम होगा। दूसरा, कोशिश कीजिए
साथ ही साथ हम घर पे अपने सोलर प्लांट, अभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सोलर प्लांट लगाने की कोशिश करें। दूसरा, हम वाटर को भी बहुत कंजर्व करें। वाटर, जो मैंने पानी का बताया, पानी एक आने वाले समय में बहुत कीमती, अभी भी कीमती है, लेकिन आने टाइम में बहुत उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो हमें अभी से अपने को पानी बचाने की आदत और पानी को रिसाइकिल करने की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो आ गए हैं, इनको यूज करना पड़ेगा जी। वेस्ट को जैसे हमने बताया, उसको कंपल्सरीली सेग्रीगेट करके किसी भी फॉर्म में उसको रीयूज करें या रिसाइकिल करें जी। और अपनी जो कुछ आते हैं, जैसे हम दूध का पैकेट लेने जाते हैं, कार उठा ली या मोटरसाइकिल उठा ली, हम कोशिश करें वॉक करके या साइकिलिंग करके जाएं, या अपने जो दूसरे डेस्टिनेशन है जहां पर हम रोजमर्रा के लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा साइकिल और पैदल चलने का करें, और जहां नहीं पॉसिबल है वहां पूलिंग करके जाएं, कार में जैसे 3-4 लोग एक साथ जाएं। जी, जी। आइडिया ये है कि हम एनर्जी कंजर्व करें, जिससे धरती कम हीट होनी शुरू करे। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अब जो है वक्त आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। और लास्ट में मैं भी आह्वान करना चाहूंगा आप सभी से कि आप जरूर इको ग्रुप के साथ जुड़ें, सर के साथ जुड़ें और इस कैंपेन को पूरा सपोर्ट करें। और सर से भी कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से सर, NIEPVD अभी तक आपके साथ था, आगे भी रहेगा। जो भी सहयोग होगा, चाहे स्टूडेंट्स की तरफ से हो या जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त उनकी तरफ से हो, वो सब जो है आपके लिए NIEPVD जरूर करेगा और एक जीरो वेस्ट ये संस्थान जरूर बन के दिखाएगा। इसी अपील के साथ, इसी बात के साथ अब मैं गौरव आप सभी से इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।